हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। बेटा, आपको पढ़ाई करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एवरीडे पढ़ना है। बेटा, रोज पढ़ना है, चाहे आप 20 मिनट ही पढ़े, लेकिन आपको रोज पढ़ना है। इससे आपको पढ़ने की आदत भी बनेगी और ऐसा फील होगा कि आपका पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जब हम चीजों को ब्रेक कर देते हैं तो हमारा रिदम टूट जाता है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस नहीं कर पाते चीजों को और अच्छे से हम स्टडी नहीं कर पाते। तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एवरीडे पढ़ना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आपके पास वक्त हो, पढ़ना जरूर है। दूसरा, आप जब स्टडी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। प्लेलिस्ट के अंदर जो लेक्चर सीरियल वाइज है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बेटा, जैसे अभी हम फिलहाल तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता, गुणों में आवर्तिता वाला चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको पहला लेक्चर पढ़ना है, फिर दूसरा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप यही वाला लेक्चर देखना शुरू कर दो और पीछे के बाकी लेक्चर आपने नहीं देखे, तो इससे भी चीजें कम समझ में आती है। अगर परफेक्ट समझना है और परफेक्शन लाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और मेहनत करनी होगी कंटिन्यू। तो चलिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के बारे में, जिसे मोजले ने सन 1913 में दिया था। उससे पहले बात करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, जिसे मूल आवर्त सारणी कहा। तो सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो मेंडलीव ने सन 1869 में किया और इन्होंने जो तत्वों का मूल गुण माना वो बेटा परमाणु भार माना और कहा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। इसके बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा, बट इनमें कुछ ऐसे फेलियर्स पॉइंट हो गए थे कि इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। परमाणु भार, जो जिस कॉन्सेप्ट पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई अपनी, उसी कॉन्सेप्ट का फेलियर पॉइंट आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनका परमाणु भार कम था पर वो आगे रखे गए, जिनका परमाणु भार ज्यादा था वो पहले आ गए। वो प्रॉपर्टी का ये था कि वो उससे प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे। हमने ये बात डिस्कस करी थी बेटा। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर पॉइंट थे जिसकी वजह से उनके मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें संशोधन किया गया और वह संशोधन सन 1913 में मोजले ने किया। मोजले ने एक नियम दिया बेटा संशोधित आवर्त सारणी का। उन्होंने कहा कि तत्वों का जो मूल गुण है वो परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक है। तो उन्होंने कहा अगर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है और इस बेसिस पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया बेटा और एक नियम दिया जिसे हमने कहा मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम। क्या था वो मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम? उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब भी हमने वहां डिस्कस करा था। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी के दोष के बारे में। जो मेंडलीव की थी उनकी जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसके अंदर क्या कमियां थी उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करने वाले दीर्घाकार या परवर्धित आवर्त सारणी, लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ते हैं और जो हमारे सामने होती है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसको आज हम देखने वाले। और क्या बात करेंगे? दीर्घाकार या परिवर्धित आवर्त सारणी की विशेषताएं की बात करेंगे। साथ में इनके हम बेटा दोष भी देखने वाले हैं कि इनकी भी कमियां क्या है। हालांकि इनकी भी कमी है वो भी हम देखेंगे बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एक और बात बेटा आपको पता होना चाहिए, हम जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं ये दीर्घाकार आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको मतलब कैलकुलेशन बेस है, चीजें आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट है, फील करना है और अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने, नॉलेज बेस है, उसको रट्टाफिकेशन नहीं बजाना कि आप याद कर रहे हो, कंटिन्यू याद नहीं करना बेटा, समझना है पॉइंटों को और फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष की। तो चलिए बेटा, अगर हम बात करें ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष की, तो पहला दोष क्या था बेटा? पहले दोष की अगर मैं बात करूं तो पहला दोष हमारा ये था कि जो हाइड्रोजन है इसका स्थान बेटा फिक्स नहीं करा इन्होंने इसका स्थान फिक्स नहीं करा। इन्होंने ये हाइड्रोजन के स्थान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन जो है, ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेवंथ, सॉरी फर्स्ट और सेवंथ, ग्रुप सेवंथ दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, ग्रुप फर्स्ट की भी और ग्रुप सेवंथ की भी। फर्स्ट में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऐसे सेवंथ में कौन आता है बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन वगैरह, राइट। अब ये क्या काम करते हैं बेटा हाइड्रोजन, ये क्या इनका काम क्या होता है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बन जाता है इनका। जैसे सोडियम मान लीजिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग के बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये धातु की तरह भी बिहेव कर रहा है, जैसे धातु आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसी प्रकार से बेटा ये क्या करता है, जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं Cl- में कन्वर्ट होता है, ऐसे H भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव रखता है, धातु की तरह भी और अधातु की तरह भी। मतलब हाइड्रोजन का जो स्थान है वो फर्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इसकी तरह भी प्रॉपर्टी रख रहा है और इसकी तरह भी प्रॉपर्टी रख रहा है। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट के साथ रखें या फिर 7th के साथ रखें, इसका स्थान फिक्स नहीं कर पाए थे मोजले। तो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसका दोष एक ये भी था कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए। दूसरे दोष की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो समान जो ग्रुप है, एक ही ग्रुप में जो हमारे पास अलग अलग सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग होने के कारण भी उन्हें एक ही जगह रखा गया। उनकी प्रॉपर्टी अलग होने के कारण भी उन्हें एक ही जगह रखा गया, यानी कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक जगह एक ही समूह में। असमान गुणों वाले तत्व पोटेशियम कॉपर से समानता थोड़े रखता है भाई, तो ये तो असमान गुण है इनके, फिर भी इनको एक ही जगह रखा गया। तो ये भी एक बेटा हमारा इसका दोष था। तीसरा दोष अगर मैं कहूं, तीसरा दोष तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो समान गुण रखते थे, जैसे कॉपर हो गया, जैसे प्लेटिनम हो गया बेटा, प्लेटिनम जैसे प्लेटिनम हो गया, जैसे मरकरी हो गया। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो समान गुण रखते थे लेकिन इनको अलग अलग रखा गया। इनको कहां रखा गया बेटा, अलग अलग रखा गया। ये भी इसका फेलियर पॉइंट था। एक फेलियर पॉइंट ये था कि एक ही ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को रख रखा है, एक ही ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को रख रखा है। ये भी इसका क्या था, एक फेलियर पॉइंट था, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है ना, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, तो इनको स्थान भी अलग अलग मिलना चाहिए था, तो एक ही स्थान में रखा गया। एक फेलियर पॉइंट ये था कि ये जो हमारे पास मॉडले थे या जो संशोधित मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनको बेटा आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं दे पाई थी, इनको तो अलग रख रखा है। तो ये मेंडलीव के अंदर इनको आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को स्थान प्रोवाइड नहीं कर सकी थी, अलग रख रखा है, इसलिए इनको मतलब इनको नीचे रख रखा है आवर्त सारणी के नीचे। तो ये कुछ फेलियर पॉइंट्स थे बेटा जो अब हमें आगे देखने। तो हम बात कर रहे थे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष के बारे में, हमने बात करी। तो पहला पॉइंट बेटा आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का स्थान, इसका इशू रहा भाई, हाइड्रोजन के स्थान का कैसे ग्रुप फर्स्ट में रखें या ग्रुप 7th में रखें, तो इसका स्थान ये निश्चित नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के गुण पहले वर्ग ग्रुप फर्स्ट के क्षार धातुओं और 7वें वर्ग ग्रुप 7th ग्रुप के हैलोजन में समानता रखने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है भाई। दूसरा बेटा असमान तत्वों को एक साथ रखना, कॉपर और पोटेशियम को, सीजियम और सिल्वर, रुबिडियम और सिल्वर को एक साथ रखना, समझ रहे हो ना। तो ये असमान गुणों वाले तत्व हैं, इनको एक साथ रखा गया, तो ये भी एक क्या था, फेलियर पॉइंट था। तो अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम को कम क्रियाशील मुद्रा धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल भी कहलाते हैं बेटा, ये करेंसी वगैरह होती है, मुद्रा मतलब करेंसी, कॉइनेज मेटल्स के साथ प्रथम वर्ग में रखा गया। ये भी एक फेलियर पॉइंट था कि इनके साथ ही रख रखा हमने इनको, जबकि प्रॉपर्टी तो समान शो नहीं करते, तो ये फेलियर पॉइंट था बेटा। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आप देख सकते हो समान गुणों वाले तत्वों को अलग रखना। आप देख सकते हो बेटा आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया, जैसे कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम के गुणों में लगभग समानता होने के कारण अलग अलग समूह में रखा गया। लगभग समानता होने के कारण इनमें, फिर भी इनको हमने कहां रख रखा बेटा, अलग अलग समूह में रखा गया।
चौथा पॉइंट देख लो, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को आवर्त सारणी के अंदर अलग से कोई स्थान ना देकर सारणी के नीचे दो श्रेणियों में अलग अलग स्थान दिया गया। भाई आवर्त सारणी में इनको स्थान नहीं दिया, आवर्त सारणी में इनको स्थान नहीं दिया, बल्कि अलग से स्थान दिया गया दो श्रेणी के रूप में, एक लैंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। तो ये भी एक दोष था बेटा। पांचवा पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं तथा अधातु को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। इन्होंने धातु और अधातु को भी एक जगह ही रख रखा था, तो धातु और अधातु को भी अलग अलग स्थान इनके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। तो ये भी एक फेलियर पॉइंट था। और छठा इसका फेलियर पॉइंट था कि आठवें वर्ग में, जो मैंने कहा था तीन एलिमेंट्स एक साथ है, आठवें वर्ग में तत्वों को तीन तीन समूहों में रखना, जबकि इन तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या है, अलग है, फिर भी इनको एक साथ रखना। तो ये कुछ फेलियर पॉइंट थे। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने वाले हैं, वो इनकी कुछ फॉर्म को मतलब क्या करने वाली है, सुधार करने वाली है, संशोधन करने वाली है। उसी को कहेंगे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं। तो हम बात करें बेटा दीर्घाकार या परवर्धित आवर्त सारणी की लॉन्ग और एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब वही बात कि हमारे पास क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारी कमियां थी कौन से वाले में, संशोधित आवर्त सारणी में। जो मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी उसके दोष हमने देखे, बहुत सारी कमी थी बेटा। इसी को सुधारने के लिए हमारे पास मेनली तीन साइंटिस्टों का बड़ा योगदान रहा। और वो तीन साइंटिस्ट कौन कौन से थे बेटा, रैंग थे, दूसरे वर्नर थे, तीसरा बैरी थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जो तत्वों के गुण है, इनमें गहरा संबंध है, गहरा रिलेशन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो तत्वों के गुण है, उनके अंदर संबंध है। कहने का मतलब ये कि जो तत्वों के गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं बेटा। जो तत्वों के गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता पाई जाती है, जिससे उन तत्वों के गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो यहां से इनके दिमाग में ये बात आई और इन्होंने बेटा दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई। और इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्वों का अरेंजमेंट करा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पे करा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करा। और इन्होंने कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी पुनरावृत्ति होती है, समानता पाई जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आवर्तिता पाई जाती है। अब इनके दिमाग में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, तो इससे पहले आप एक नियम पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया उसमें आपने एक पढ़ा था बोरबरी का सिद्धांत, बोरबरी मॉडल, बोरबरी का परमाणु मॉडल आपने जो पढ़ा था, बोहर का परमाणु मॉडल, जिसे हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं बेटा। तो बोहर का परमाणु मॉडल में आपने देखा था कि उन्होंने परमाणु की जो कक्षक थी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या वो 2n² होती है। और n हमारा यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है बेटा यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो उसी के बेसिस पर इनके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट आया बोहर के अकॉर्डिंग। इसलिए इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कॉन्सेप्ट है वो बोर से लिया। इसलिए सारणी को हम क्या कहते हैं बेटा, बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। दिमाग में रखना बात। तो चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं तत्वों के गुणों में गहरा संबंध है। जिन तत्वों के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उनके गुण भी समान होते हैं। मतलब जिन तत्वों के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, उनके गुण भी समान होंगे। उन्होंने ये भी ज्ञात किया कि एक निश्चित अंतराल के बाद सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आवर्तिता पाई जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिपीट होता है एक अंतराल के बाद। अच्छा, जिसे रैंग बोलते हैं, रैंग, वर्नर तथा बरी एवं अन्य वैज्ञानिकों ने, मेन तो हमारे तीन थे लेकिन इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, पर क्रेडिट तीनों को जाता है। अन्य वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा,
हाँ, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। भाई इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना, यानी कि इन्होंने जो वर्गीकरण करा तत्वों का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करा, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी का, ध्यान से सुनना बेटा, निर्माण बोर के परमाणु की कक्षाओं में, जो बोर की परमाणु कक्षा KLMN आपने पढ़ाई है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भरा जाएगा उनमें इलेक्ट्रॉन, उसके अनुसार आधार पर हुआ, अतः इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो बोर थे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में रूल्स दिए थे कि भाई किसी भी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2n² हो सकती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था उसी को इन्होंने आधार माना और यही आवर्त सारणी बनाई, जिसे हम इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे बोर की आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आप देखोगे बेटा दीर्घाकार आवर्त सारणी का वर्णन कह दो, संरचना कह दो, ठीक है। अब वर्णन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बस यहां पर यही है कि आप इसको समझे, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं किसकी, मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी की, ध्यान से सुनना बेटा, संशोधित आवर्त सारणी की, संशोधित आवर्त सारणी की, तो आपने देखा था कि हर एक जो ग्रुप है 1 से 7 तक वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, यानी कि हर एक समूह 2 उप समूहों में विभक्त था 1 से 7 तक, और 8वें के अंदर 3 पंक्तियां थी, 3 एलिमेंट्स थे, और 9वां जो समूह था उसको हमने शून्य समूह कहा। उसी को हम देखते हैं संशोधित आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट ए, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ए 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, राइट। सेकंड ए 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ बेटा, सेकंड ए और सेकंड बी में। थर्ड ए इसी प्रकार 2 प्रकार से डिवाइड हुआ, थर्ड ए और थर्ड बी में, राइट। ऐसे बेटा फोर्थ ए 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ, फोर्थ ए और फोर्थ बी में, फोर्थ बी में। ऐसे फिफ्थ ए और फिफ्थ बी 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ बेटा। ऐसे 6 अगर हम बात करें तो 6A और 6B 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ, राइट। अगर मैं 7th की बात करूं बेटा, 7th की, किसकी, 7th की बात अगर करें तो 7 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ, 7th A और 7th B, 7th B। और जो 8 था बेटा, 8 जो सब ग्रुप, 8 जो ग्रुप था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। और जो 9वां था हमारे पास, उसको हमने कहा बेटा जीरो ग्रुप, उसे हमने क्या कहा, जीरो ग्रुप, शून्य समूह, उसे हमने शून्य समूह कहा। तो इन्होंने जो संशोधित आवर्त सारणी थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जब फर्स्ट और सेकंड है इन तत्वों के गुणों में समानता नहीं पाई जाती है तो क्यों हमने इनको एक साथ रखा है। तो इसी प्रकार से इन्होंने हर बी वाले को अलग अलग एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अलग अलग एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हर एक बी वाले को और हर एक ए वाले को, मतलब ए और बी इन सब के अलग अलग ग्रुप बना दिए, क्योंकि इनमें तो कोई समानता नहीं है ना, आप जानते हो फेलियर पॉइंट भी यही है, इनमें कोई भी समानता नहीं थी, इसलिए इनको अलग ग्रुप बना दिया गया। अगर मैं ग्रुप काउंट करूं तो अगर 1 कहूं, इसे 2 कहूं, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, इसे 10, 11, 12, 13, 14, इनको भी अलग 3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो 15, 16, 17 और 0 को हमने क्या कहा, 18। तो इस प्रकार से हमारे पास जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके अंदर 18 वर्ग बने। कितने बने बेटा, 18। उसको एक्सटेंड कर दिया बेटा, उसको एक्सटेंड कर दिया, लॉन्ग फॉर्म बना दी उसकी। हर एक जो सब ग्रुप, हर एक जो ग्रुप था वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, उसके अलग अलग 2 ग्रुप बना दिए। इसको पहला ग्रुप कह दे, इसको दूसरा, हालांकि मैं दूसरा नहीं कहते, वो तो अलग बात है, हम बात करेंगे। फिलहाल आपको मतलब अगर गिने तो टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं बेटा, 18 वर्ग बन रहे हैं टोटल। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वर्ग कितने होते हैं, समूह कितने होते हैं, तो 18 समूह होते हैं। कितने बेटा, 18। अगर मैं बात करूं समूह की तो 18 समूह है, 18 वर्ग है। और अगर बात की जाए आवर्त की तो आवर्त हमारे कितने बेटा, 7 ही हैं। आवर्त कितने रहेंगे, 7, क्योंकि ऐसा कोई भी साइंटिस्टों को एलिमेंट ज्ञात नहीं हुआ था जिसके अंदर 7 कक्षा से ज्यादा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो।
अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स पाए गए वो केवल 7 कक्षाओं में पाए गए, और इन्हीं कक्षाओं को नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। मतलब अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो पहला आवर्त, दूसरी कक्षा में अगर बेटा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा आवर्त, तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा आवर्त, चौथी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो चौथा आवर्त, पांचवी में तो पांचवा, छठी में तो छठा, सातवीं में तो सातवां आवर्त। तो इसी के बेसिस पर, ध्यान से सुनना बेटा, इसी के बेसिस पर आवर्त को इंक्लूड किया गया कि अगर भाई पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसे पहले आवर्त में रखा गया, अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसे दूसरे आवर्त में। यानी कि मैक्सिमम नंबर देखा कि जो मैक्सिमम नंबर है कक्षाओं का वो कौन सा है। मैक्सिमम अगर कक्षा 4 बन रही है, उसके अंदर 4 कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो चौथी कक्षा में, लेकिन अगर मैक्सिमम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तो उसे चौथे आवर्त में रख दिया, अगर 5 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसे 5वें आवर्त में रख दिया। इस तरीके से टोटल आवर्त हमें कितने मिले बेटा, 7। तो आवर्त तो 7 ही थे, लेकिन ग्रुप्स कितने हो गए बेटा, 18 हो गए। मतलब 18 ऐसे ऊर्ध्वाधर खाने बनाए, ऐसे 18 बेटा क्या बने, ऊर्ध्वाधर खाने। इसे बोलते हैं क्षैतिज। इस तरीके से क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो ऐसे 7 खाने, 1 2 3, इस तरीके से 4, और ऐसे 18, 1 2 3 4, ऐसे 18 बेटा, ऐसे 18। इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्णन की। अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग उपस्थित है। 7 आवर्त और बेटा 18। अब याद रखने वाली बात यह है कि अब जो हम पढ़ते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अब इनकी जगह हम जब बात करेंगे तो नंबर की बात करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स, जो तत्व है वो कौन से समूह में। तो 1 2 3 के बेसिस पे करेंगे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इसको हम बिल्कुल इग्नोर मारेंगे। क्लियर है बात बेटा? तो ध्यान से देख लेते हैं। आयुपेक पद्धति के अनुसार बोर की आवर्त सारणी के वर्गों को क्रमशः, जो बोर की आवर्त सारणी थी उसके वर्गों क्रम से, फर्स्ट ए फर्स्ट बी नहीं मैंने कहा गया, इनकी जगह क्या कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर मैं इसको भी ग्रुप की बात करूं तो इसे पहला कहा गया बेटा, इसको दूसरा कहा गया, इसको तीसरा कहा गया, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां, इसको आठवां, नौवां, 10वां। फिर वापस आएंगे बेटा, फर्स्ट ए को हमने कहा 11वां, फर्स्ट बी को, सॉरी 11वां तो हमने इसको हमने, हाँ इसको 11वां, और इसको 12वां, इसको 12वां। फिर हमने बेटा थर्ड ए को 13वां, इस तरीके से, फिर इसे 14वां 14, इसे 15, इसे 16, इसे 17, है ना, और उसे 18। इस तरीके से हमने ग्रुप में बांट दिया बेटा। वो हम देख लेंगे, वो जब हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो 18 वर्गों के रूप में व्यक्त किया गया बेटा। दूसरा जो पॉइंट है इसे मैं रफ कर रहा हूं, अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो पहला आवर्त है बेटा, जो पहला आवर्त है उसमें 2 एलिमेंट्स, जो दूसरा आवर्त है उसमें 8 एलिमेंट, जो तीसरा है उसमें 8, जो चौथा है उसमें 18, जो पांचवा है उसमें 18, जो छठा है उसमें 32, जो सातवां उसमें भी 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हो कि सारणी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें आवर्तों में तत्वों की संख्या क्रमशः 2 8 8 18 18 32 32 है। इनको मैजिक संख्या भी कहते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया बेटा, मैजिक संख्या, मैजिक नंबर नाम दिया। मैजिक नंबर क्यों नाम दिया बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट में रख रखा है ना, हालांकि एक्सेप्शन है इसका, ये अपवाद है, बट हमने फर्स्ट में रख रखा है। तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, सोडियम के नीचे आएगा पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता है, बाकी किसी भी एलिमेंट का, इसके समूह के किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक नहीं पता। मतलब एक ही समूह के अगर एक तत्व का आपको परमाणु क्रमांक पता है तो बाकी तत्वों का परमाणु क्रमांक पता कर सकते हो मैजिक नंबर से। कैसे भाई, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो इसके अंदर 2 जोड़ दो तो लिथियम का आ जाएगा। फिर कितना जोड़ दो बेटा, 8 जोड़ दो तो सोडियम का आ जाएगा। भाई 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 में 8 जोड़ोगे 11 होगा।
11 में फिर कितना जोड़ना है बेटा, 11 में फिर 8 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 11 में 8 जोड़ना है बेटा, 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 19, 11 और 8 19, फिर कितना जोड़ना है, फिर 18 जोड़ो, 18 जैसे जोड़ोगे 19 में 18, 19 में 18 तो फिर कितना हो जाएगा 37, फिर कितना जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे बेटा, 18 और 37 कितना होता है 55, फिर कितना जोड़ोगे 32, 32 और जोड़ दो, 55 और 32 कितना होता है बेटा, 55 और 32 87। अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करो तो उसका भी एटॉमिक नंबर पता चलता है। इन वर्ड को इसलिए हमने क्या नाम दिया बेटा, मैजिक संख्या नाम दिया। क्या दिया बेटा, मैजिक संख्या। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं बेटा तो ध्यान सुनना, सारणी में छठे आवर्त के 14 तत्व और 7वें आवर्त के 14 तत्वों को नीचे अलग दो श्रेणियों क्रमशः लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड के रूप में रखा गया। मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी जो लैंथेनॉइड के 14 तत्व हैं और जो एक्टिनॉइड के 14 तत्व हैं उन्हें भी हमने क्या करा, आवर्त सारणी के नीचे ही रखा, उन्हें भी आवर्त सारणी के नीचे रखा। तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सर क्या दीर्घाकार आवर्त सारणी का फेलियर पॉइंट ये भी माना जाएगा, क्योंकि हमने मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी का तो दोष माना था। जी हाँ, दीर्घाकार आवर्त सारणी का एक दोष ये साबित होने वाला है कि ये भी आवर्त सारणी के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को स्थान नहीं दे पाए तो इनका एक दोष ये भी होगा, ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, जो आवर्त होगा उसका जो पहला तत्व होगा वो क्षार धातु होगा तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है, जो लास्ट वाला होगा वो अक्रिय होगा। भाई मान लीजिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन का। तो पहला तत्व हमारा बेटा धातु है और लास्ट का तत्व हमारे पास अक्रिय गैस है। तो आवर्त में पहला तत्व हमेशा क्या होगा बेटा, धातु होगा और लास्ट वाला तत्व हमेशा क्या होगा बेटा, अक्रिय गैस होगा। एक आवर्त को छोड़कर वो है पहला आवर्त, क्योंकि पहला आवर्त यहाँ एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन का फिर मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन का स्थान फिक्स आज भी नहीं है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अंदर भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। हालांकि उसे बिना समूह का तत्व मानकर आवर्त मतलब समूह फर्स्ट में रखा गया, फर्स्ट वन में रखा गया है, पहले में रखा गया है। तो दूसरा इसका फेलियर पॉइंट ये भी होने वाला है कि ये भी दीर्घाकार आवर्त सारणी भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाई। तो पहला जो आवर्त है बेटा वो इसका एक्सेप्शन है, पहला आवर्त क्या है, इसका एक्सेप्शन। क्लियर है बात। हाँ, तो आगे चलते हैं। अंतिम तत्व अक्रिय गैस है, प्रथम आवर्त इसका अपवाद है। जो प्रथम आवर्त है बेटा वो इसका क्या है, अपवाद है। रीजन आपको बताए भाई, जो हाइड्रोजन है वो अधातु की तरह भी बिहेव करता है, धातु की तरह भी बिहेव करता है, तो हाइड्रोजन का स्थान तो फिक्स ही नहीं हो पा रहा कि इसे फर्स्ट के साथ रखें या फिर सेवंथ के साथ रखें, इसका ये स्थान फिक्स हो ही नहीं पा रहा। इसलिए हमने इसको समूह फर्स्ट में तो रखा लेकिन बिना समूह का मान के रखा, यानी कि फर्स्ट में हाइड्रोजन को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। फर्स्ट में किसे इंक्लूड करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, राइट। हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। आप समझदार बच्चे हैं बेटा। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग के, जो सारणी है उसके किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बाहरी कोश है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसी भी वर्ग के तत्व उठाओ तो उस वर्ग के तत्वों का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो समान होगा। जैसे आप बेटा उठा लीजिए लिथियम और सोडियम को, एक ही वर्ग के तत्व में लिथियम और सोडियम, तो लिथियम और सोडियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s1, इसका बनाओगे बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, इसमें भी s1 है और इसमें भी s1 है। तो एक ही वर्ग के जितने भी तत्व होंगे उनकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, समान होता है, जिसके कारण उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। इसी के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो समान होने के कारण इनके गुणों में भी क्या पाई जाएगी बेटा, समानता पाई जाएगी। क्लियर है। 6 की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या n, याद रखना मुख्य क्वांटम संख्या आने वाला पॉइंट इसी के अंदर, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आवर्त को रिप्रेजेंट करती है।
अगर मुख्य क्वांटम संख्या दो, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है बेटा? कक्षकों की संख्या। अगर दो कक्षा है तो वो दो, उसका आवर्त दो होगा। अगर तीन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवर्त तीन होगा। अगर चार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवर्त चार होगा। मतलब जितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो उसका आवर्त कहलाएगा। ध्यान से सुनना, प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के साथ शुरू होता है। जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा तभी शुरू होगा भाई वो आवर्त, उससे पहले नहीं होगा। मतलब मैंने कहा भाई मेरे पास एक एटम है, इसके चार ओर तो अनंत कक्षाएं हैं, तो क्या मैं अनंत आवर्त मानूंगा? नहीं भाई, जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा तभी एक नया आवर्त इंक्लूड होगा। मान लीजिए मेरे पास मैं दो इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो दो इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में आ जाएंगे, तो आवर्त तो एक ही होगा। अगर मैं तीन इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो जैसे मैं दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो अब ये जो दूसरी कक्षा है ना ये आवर्त में इंक्लूड होगा, जिसे मैं कहूंगा भाई दो आवर्त हो गए। बात समझ में आ गई होगी अब आपको, राइट? कि जो मैं क्या कह रहा हूं एक नई मुख्य क्वांटम संख्या, जो एक नया नंबर आने वाला है, जो एक नई कक्षा आने वाली है, तभी आवर्त शुरू होगा बेटा। क्लियर है? और जैसे ही बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, जैसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो आवर्त पूर्ण हो जाता है। आवर्त क्या हो जाता है बेटा? पूर्ण हो जाता है। किसी तत्व की, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, ध्यान से सुनो, मैं यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं सोडियम का। किसका बेटा? सोडियम का। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सॉरी 3s1, 3s1, ये बनाया मैंने। अब इसके अंदर जो उपकोश है उसकी मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ये कक्षा है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये n है बेटा, ये n है। यहां n1, यहां n2, यहां n2, यहां n3। तो जो मैक्सिमम नंबर है वो n तो 3 ही है ना, यहां पर मैक्सिमम नंबर, और ये मैक्सिमम नंबर ही आवर्त है। ये मैक्सिमम नंबर ही क्या है? आवर्त। तो किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश की, जो बाहर वाली कोश है, बाहर वाली तो तीसरी कक्षा होगी ना बेटा, तो हाँ जो लास्ट वाली कक्षा होती है वो बाह्य कक्षा होती है। बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। तो जो आवर्त होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगा जो बाह्य कोश में होगा, जो बाह्य कोश है। यानी कि यहाँ पर जो लास्ट वाली कक्षा वो तीसरी है, n3 है बेटा, तो यहाँ पर आवर्त भी कितना होगा? 3 ही होगा। बात समझ में आ गई होगी? आगे चलते हैं। तो ये रही बेटा हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो बेटा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, दिख रहा होगा आपको बेटा? दिख रहा है? हाँ, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां बेटा, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। टोटल कितने खाने बेटा? टोटल 18 ग्रुप। अगर मैं आवर्त की बात करूं तो मेरा ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है बेटा, ये छठा है और ये सातवां। अगर आप देखो तो इसके अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, 14 तत्व ये है लैंथेनॉइड के और 14 तत्व हमारे एक्टिनॉइड के, उनको आवर्त सारणी के नीचे अलग स्थान दिया गया है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 6th पीरियड के एलिमेंट है बेटा, और अगर इनकी बात करें तो ये 7th पीरियड्स के एलिमेंट है बेटा, 7th पीरियड्स के एलिमेंट है। मतलब इनको यहां रखा गया है और इनको यहां रखा गया है एक्टिनियम के साथ, राइट। बहुत अच्छे बेटा। आवर्त 7 है, वर्ग 18 है, ये आपको पता चल गया होगा। इसका जो पहला आवर्त है बेटा, वो इसका एक्सेप्शन केस है। मतलब हम पहले आवर्त को, इन तत्वों को पहले आवर्त में इंक्लूड करते जरूर हैं, पहले समूह में करते जरूर हैं, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। हाइड्रोजन जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, नहीं करता है। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि ये फर्स्ट ए की तरह भी बिहेव करता है और 7th ए की तरह बिहेव करता है, तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। क्लियर है बात बेटा, है ना। अब इनको हमने क्या करा बेटा, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इनकी जो एप्लीकेशंस है वो प्रॉपर्टी को और आसान बनाने के लिए जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है
उन्होंने इसको 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। हाँ, येलो वाला जो है वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक। और जो ये हमारा ब्लू वाला है बेटा, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी ब्लू वाले हैं बेटा, ये सब हमारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। और ये हमारे पास जो पिंक से कलर है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा। और ये जो हमारे ग्रीन वाले हैं, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमारे क्या है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। हालांकि हम ब्लॉक के बारे में भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया इस पीरियोडिक टेबल को, ताकि प्रॉपर्टीज और आसान हो जाए। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, 7 पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, अगर मैं किसी भी वर्ग में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो किसी भी वर्ग में अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांकों की वृद्धि के साथ, तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका बेटा 37, इसका 55 और इसका 87 वृद्धि होगी। तो उपकोषों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अगर भाई परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है उपकोषों में भी वृद्धि होगी, मतलब कक्षकों में भी वृद्धि होगी, कोषों में कह दो, कोषों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उपकोष को या फिर कोष को, उनमें भी वृद्धि होगी, है ना। तो कोषों की संख्या लिख लो, कोषों की संख्या में भी वृद्धि होगी, कोषों की संख्या में भी वृद्धि होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोष की बात करूं तो 2 1, यहाँ पर बात करें तो 2 8 1, यहाँ पे बात करें बेटा तो 2 8 8 1, यहाँ पे बात करें तो 2 8 18 8 1, यहाँ पर आपने 18 जोड़ा तो बेटा 2 8 18 18 8 1, और यहाँ पर हम बात करें तो 2 8 18, आपने 32 जोड़ा तो 32 18 8 1। अगर यहाँ पर बात करें तो कितने आवर्त है बेटा, यहाँ पर कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन है, 2 तो दूसरा आवर्त। ये कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 तो तीसरा आवर्त। ये कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन है, 4 तो चौथा आवर्त। ये कितने कोषों में इलेक्ट्रॉन है, 5 तो पांचवा आवर्त। ये कितने में 6 तो छठा आवर्त। और ये कितने बेटा, 7 तो सातवां आवर्त। आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण उन तत्वों के गुणों में भी कर्मिक परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा, कर्मिक परिवर्तन। हमने बहुत बार बात करी है पिछले लेक्चरों में कि कर्मिक परिवर्तन क्या होता है। हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट कर्मिक परिवर्तन का, फिर भी मैं बताता हूं यहाँ पर कर्मिक परिवर्तन क्या होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इनका परमाणु आकार या तो बढ़ेगा या घटेगा, इनकी विद्युत ऋणात्मकता या तो बढ़ेगी या घटेगी, मतलब सेम ऑर्डर में चीजों का ट्रेंड चलेगा। अगर बढ़ रही है तो बढ़ती जाएगी, अगर घट रही है तो घटती जाएगी। तो जब सेम ट्रेंड में, जब सेम ऑर्डर में एक ट्रेंड चलता है तो इसी को बोलते हैं बेटा कर्मिक परिवर्तन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मिक परिवर्तन। जैसे मैं कहने लगूं इनका आयनन विभव ऊपर से नीचे की ओर घटता जाता है, तो भाई सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, घटता जा रहा है। रुबिडियम का उससे कम, सीजियम का उससे कम, फ्रांशियम का उससे कम। तो एक घटता जा रहा है एक ऑर्डर में। क्लियर है बात, आपको पता चल गया होगा। आगे चलते बेटा, अब बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं की। आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और इसमें इससे ज्यादा किया भी नहीं जा सकता कुछ कि ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दें हम, क्योंकि बेटा जो चीजें आपके सामने है वो है ही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको और ज्यादा कैलकुलेशन को आसान नहीं बनाया जा सकता, न्यूमेरिकल्स को आसान फॉर्मूले के थ्रू नहीं बनाया जा सकता इसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा न्यूमेरिकल्स। जो हिस्ट्री है, जो बातें हैं, वही आपको बताई जा रही है और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाया जा रहा है। और आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई बात रह जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है विजन इंस्टीट्यूट MZN। आप रिसर्च कर सकते हैं और बेटा आप हमारे वहां से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी हम आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का 8266916175, जुड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएगी। तो चलिए बेटा अब बात करते हैं अब दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता है कि पहला पॉइंट विशेषताओं का यह है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही रखा गया है। यही हमारे पास आप देखोगे कि इस सारणी में तत्वों का जो मौलिक गुण है वो परमाणु क्रमांक है। संशोधित आवर्त सारणी, जो मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी, उसमें भी मौलिक जो गुण था वो परमाणु क्रमांक था। दीर्घाकार का भी क्या बेटा, परमाणु क्रमांक है।
उससे पहले जब हमने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी पढ़ी थी, मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी वहां पर जो मौलिक गुण था, वो परमाणु भार था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, और तत्व उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किए गए। तत्व जो है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, ये बात आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट, इस सारणी में एक ही वर्ग के दो उपवर्ग, इस सारणी में जो एक ही वर्ग के दो उपवर्ग थे ए और बी वाले, उनको अलग अलग कर दिया गया है, उनको अलग अलग कर दिया गया। आपने देखा ही है कि फर्स्ट ए को अलग समूह दे दिया और फर्स्ट बी को अलग समूह दे दिया। फर्स्ट बी को अगर मैं बात करूं तो इसको हमने 11वां समूह दिया, फर्स्ट ए को पहला समूह दिया, अलग अलग समूह में इनको बांट दिया गया। तीसरी बात, इस आवर्त सारणी में धातुओं तथा अधातुओं को अलग कर दिया गया, मेटल्स को अलग कर दिया गया, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया गया। अभी आपने देखा था ना बेटा, इस तरह की हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी थी, इसमें हमने कहा था कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो अधातु होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटा हमारे, अधातु, अधातु, राइट। और ये जो हमारे एलिमेंट्स थे, ये जो दो ग्रुप थे फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे क्या थे बेटा, ये हमारे थे एस ब्लॉक, ये क्या था हमारे एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक को हमने क्या कहा बेटा, धातु का, तो धातु को अलग कर दिया, धातु को अलग कर दिया। फिर ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स धातु ही है बेटा, धातु की तरह बिहेव करते हैं, मेटल्स ही होते हैं, है ना। तो फिर भी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया, नॉन मेटल्स अलग कर दी, मेटल्स अलग कर दी, सब हमने धातु और अधातु को क्या कर दिया बेटा, अलग अलग कर दिया, राइट। समझ में आ गया होगा। पी ब्लॉक अधातु, एस डी और एफ के भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, धातु हुआ करते हैं। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% तत्व बेटा धातु होते हैं, लगभग पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। पूरे एस ब्लॉक के तत्व धातु है, डी ब्लॉक के तत्व धातु है, एफ ब्लॉक के तत्व भी धातु है। पी ब्लॉक के तत्व अधातु होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट्स धात्विक नेचर शो करते हैं, तो हम जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए खैर, ये बात आपको पता चल गई होगी, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट 4, इस सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक को एसपीडीएफ, अभी हम बात कर ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने 4 ब्लॉक एसपीडीएफ में विभाजित किया गया है। इससे इनका अध्ययन सरल हो गया। जब हमने 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको, तो इससे प्रॉपर्टी का जो अध्ययन है वो और आसान हो गया। भाई अभी बताया ना, धातु अलग कर दिया, धातु अलग कर दिया, तो अब मुझे पता चलेगा अगर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो ये नॉन मेटल्स होगा, इसकी प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाएगा। अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ये मेटल्स होगा, इसकी प्रॉपर्टी का मुझे आइडिया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने क्या करा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पर 4 ब्लॉक में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एसपीडीएफ में विभाजित कर दिया, जिससे इनका अध्ययन हमारे लिए क्या हो गया, और भी आसान हो गया। एसपीडीएफ ब्लॉक नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 5वां पॉइंट आप देखोगे, हाइड्रोजन को समूह फर्स्ट में शिखर पर बिना समूह का तत्व मानकर रखा गया। मैं कह ही रहा था आपको कि जो हाइड्रोजन है उसको समूह 1 में शिखर पर रखा गया, ऊपर रखा गया, बिना समूह का तत्व मानकर, उसका फर्स्ट समूह नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो। मतलब हमारे पास फर्स्ट समूह के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम आएंगे, इनके साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 आप देख सकते हो बेटा कि शून्य वर्ग, जिसे हम वर्ग 18 कहते हैं, में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो 18 होगा ना, वर्ग 18, उसके अंदर बेटा हमारे पास, जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, शून्य वर्ग को या वर्ग 18 को, उनके अंदर कौन आने वाली है बेटा, उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहते हैं बेटा। इनकी स्थिति निश्चित कर दी कि भाई जो 18 वर्ग है ना, वो शून्य वर्ग जो है उसके अंदर अक्रिय गैस ही आएंगे। और अक्रिय गैस में आपको पता है कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये होता है बेटा, आपको पता ही होगा। अगर बात करें दीर्घ आवर्त सारणी के दोष की, तो 2 फेलियर मेन इनके फेलियर पॉइंट थे। सबसे फेलियर पॉइंट तो ये भी हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए। आपको बता ही रहा था मैं कि जो हमारे पास दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति निर्धारित नहीं है। और दूसरा, ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को सारणी में स्थान नहीं दे पाई। ये भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाए, बल्कि सारणी के
नीचे इन्होंने अलग दो श्रेणियों में रखा गया है जिन्हें हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।